चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, आखिरकार देखिए अभी एमओयू को लेके कोई हमारे पास ऑफिशियल चीजें नहीं है, सब चीजें अनऑफिशियल हो रही है। एमओयू के साइन होने की बातें तो हो रही है, पर एमओयू है क्या पता नहीं। मैं मेरा एमओयू या मेरा अभी एमओयू ही है, अभी वो भी अनसाइंड एमओयू। मेरी अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प की डील से अच्छी है, सॉरी ओबामा की डील से अच्छी है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपका एमओयू या आपका कागज में लिखा क्या मालिक, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और मोदी जी ने, अगर आप देखिए, मोदी जी ने भी इसको एक अंडरस्टैंडिंग बोला है। मोदी जी ने डील नहीं बोला। ट्रम्प इसको डील 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 अमेरिकन डील डील करे। मोदी जी का अगर आप ट्वीट देखेंगे, मोदी जी ने इसको एक अंडरस्टैंडिंग बोला। और अब अगर आप मोदी जी का ट्वीट पढ़ेंगे, उन्होंने बोला अच्छी बात है भाई, अंडरस्टैंडिंग हुई, अच्छी बात है भाई, जाहिर सी बात है, अच्छी बात, उसमें डाउट नहीं है कोई। पर मोदी जी के ट्वीट में आपको ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है ये एक फसाड है, ये एक फिगलीफ है, ये एक तमाशा जो फिलहाल ट्रंप ने खड़ा किया है। हैव गॉट द डील, हैव गॉट द डील, हैव गॉट द डील। डील के नाम पे कुछ हुआ नहीं। अब सवाल है, ये जो तमाशा ट्रंप कर रहा है, ये जो तमाशा हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? ये ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है और पीठ हेगसेथ ने क्या कहा? देखिए, पहला कारण ये है, जो तमाशा हो रहा है, कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो अपने पूरे एलाइज को नाराज करे। अगर उसका जो सबसे बेहतरीन एलाई है इजराइल, उसको उसने नाराज कर दिया, उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर लिया। ट्रंप कहते थे कि भाई ओबामा चोज ईरान और इजराइल, तो आज भी तो लगभग लगभग वही कर रहे हैं। वाई दिस? इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आपको बता दूं, इसके पीछे के दो कारण। पहला कारण है, जो हम सब लोग भूल गए हैं, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अभी भी कई सारे शिप फंसे पड़े। करीब 1500 से 1800 शिप अब भी फंसे पड़े हैं, जिसमें 20,000 से ऊपर सेलर्स। उनकी हालत दयनीय है, खराब है। शिप्स में बार्निकल्स लगने शुरू हो गए। शिप्स में एक विशेष तरह की एल्गी लगनी शुरू हो गई, जो शिप्स को बर्बाद कर देती है। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा था। ईरान ने हॉर्मोस को एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना, और उसको लेवरेज किया ट्रंप को लेवरेज करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा लूजर है वो तो है ईरान के लोग, जो सबसे बड़ा गेनर इसमें वो है आईआरजीसी। और जो न इधर फंसा ना उधर फंसा, पिट के भी नहीं पिटा, वो है अमेरिका। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इन शिप्स को नहीं निकालोगे, तो इन शिप्स का जो भी बर्बादी होगी, जो सेलर्स की जो भी चीजें होंगी, आप एयर इवैक्यूएशन भी नहीं कर पाओगे, इट्स टू रिस्की। तो इसीलिए ट्रंप ने किसी भी तरह से ईरान के साथ एक समझौता करके इन शिप्स को निकालने का प्रयास होगा पहला। अब ये मैं क्यों कह रहा, इस पर भी मैं भी आपको प्रूफ दूंगा, व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो इन शिप्स को निकालने का पहला प्रयास, पहला काम ये होगा। भारत का भी पहला एलएनजी कंटेनर निकला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, अच्छी बात है। हमारे भी करीब 14 शिप्स फंसे वहां पे, और भारत ने कहा जब तक परिस्थिति ठीक नहीं होगी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से माल नहीं उठाएंगे, विल नॉट यूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अच्छी बात है, नहीं यूज करना चाहिए भाई, पहली बात ये। तो कुछ दिनों में इनको निकाला जाएगा, और ईरान ने भी कहा धीरे धीरे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलेंगे। पर आप जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो माइंस है, अभी एक असेसमेंट आया कि अगर आप माइंस को आज क्लीन करने जाओ, और आपको पता भी अपने माइंस कहाँ लगी है, ये 50 दिन का काम, लगभग लगभग 2 महीने का काम। और डील का नेगोशिएशन पीरियड कितना है? डील का नेगोशिएशन पीरियड भी आपका 2 महीने का ही है। मतलब जो एमओयू है, ये आपको नेगोशिएशन पीरियड देता है। ये बेसिकली एक ब्रॉड लेवल पैरामीटर बेस्ड सीज फायर है, जिसे मैं कहूँगा ऐसे ब्रॉड लेवल पैरामीटर बेस्ड सीज फायर। 2 महीने देता, 2 महीने में आप निकालोगे। 1 महीने में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलेगा धीरे धीरे। 1 महीने में आप धीरे 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 उस पर सैंक्शन हटाओगे, उसके फंड्स कुछ 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 करके रिलीज करोगे। तो बेसिकली होगा क्या, कुछ दिनों में शिप्स एक एक करके पाथ पे ये चलते रहेंगे और बाहर निकलेंगे, जबकि ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारे और ओमान के कंट्रोल में रहेगा। डील क्या, डील का समझिए। जब ये शिप्स बाहर निकलेंगे, ठीक है जी, जब ये शिप्स बाहर निकलेंगे, इतने में महीने भर का टाइम लग जाएगा। ईरान माइंस नहीं हटाएगा जी, मुझसे लिख के ले लीजिए। ईरान माइंस को रखेगा, कुछ हटाएगा कुछ रखेगा। धीरे धीरे आप उस पर सैंक्शन हटाओगे, धीरे धीरे आप उसके फंड्स अनफ्रीज करोगे। तो बेसिकली डील इज 2 महीने का समय, शिप्स को छुड़ाने का पैसा, शिप्स को छुड़ाने का पैसा है।
आप इतने में इतने का तेल बेच दोगे, आप इतने बिलियन डॉलर आपका पैसा आपको दिया जाए, इन द रिटर्न ऑफ दैट यू विल लेट द शिप्स गो। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ, नोइंग द मुल्ला रजीम, भारत को अपने शिप्स हॉर्मोज नहीं बेचने चाहिए, एंड एवरी कंट्री शुड बी वेरी केयरफुल। दैट्स पॉइंट नंबर 1। ये ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया, दुनिया भर का प्रेशर ट्रंप पे था, दुनिया भर किया इकोनॉमिक प्रेशर ट्रंप पे आ गया था, अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स का प्रेशर है। दूसरी बात, ईरान में जो रजीम है उसको टॉपल करे बिना कोई भी चीज आप अचीव नहीं कर सकते। आप सोने के वर्कों पे एग्रीमेंट लिख लो, आप अपनी खून की स्याही से सिग्नेचर कर लो, ईरान को एग्रीमेंट नहीं मानेगा। आज कल 6 महीना 2 महीना ये वायलेट होगा, वो वापस जहाद और जन्नत के रास्ते पे आएंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अमेरिका भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो खेल क्या हो रहा है? खेल ये हो रहा है कि फिलहाल टाइम खरीदो, फिलहाल इस परिस्थिति को डिफ्यूज द सिचुएशन एट प्रेजेंट, डिफ्यूज द सिचुएशन एट प्रेजेंट, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर नॉट ट्राइंग टू डू बियॉन्ड दैट। अब मोसाद का एक प्लान था जिसके अंतर्गत 5 फेज का प्लान था, जिसमें रिजीम को डिसमेंटल करना था। डिसमेंटल क्या करना था? एलिमिनेशन करने थे मोस्टली। फेज 3 पे उस प्लान को रोका गया, इजराइल को रोका गया फर्दर रिजीम के लोगों को टारगेट करना। इवन विद द सीजफायर इजराइल कुड हैव टारगेटेड, रोका गया। मोसाद का ऑपरेशन 3rd स्टेज पे रोका गया, जिसका 4th और 5th स्टेज था। डेविड बार्ने भी इससे नाराज थे और यह माना जाता था कि मोसाद के इस ऑपरेशन के बारे में किसी ने सीआईए को और किसी ने ट्रंप को बता दिया और उसने ये ऑपरेशन रोक दिया। मोसाद का ऑपरेशन है बेसिकली रिजीम को टॉपल करना, खत्म करना। आईडीएफ कहता था हमारा काम है एरिच यूरेनियम निकाला, मोसाद कह रहा मेरा काम है रिजीम को टॉपल करना, चेंज करना। और शाह के बेटे को रजा पहलवी या ऐसा ही कोई अपना एक रबर स्टैम्प वहां पे नेता बिठाना, क्योंकि जब तक रिजीम का मानसिकता नहीं बदलेगी, पेपर्स डू नॉट मैटर। ये इस्लामिक रिपब्लिक है, या पेपर एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने रिजीम चेंज क्यों नहीं किया, मोसाद को क्यों रोका? ट्रंप ने रिजीम इसलिए चेंज नहीं की, मोसाद को इसलिए रोका। क्यों न क्यों, ये पूरी उम्मत, पूरा मिडिल ईस्ट एक हो गया था। हर कोई इस्लामिक थियोक्रेसी है, इलेक्शन कहीं नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हर किसी को अपनी कुर्सी का डर लग गया। अगर यहूदियों ने और काफिरों ने ईरान का तख्ता पलटा, कल को सऊदी का भी पलट सकते हैं, कल को पाकिस्तान का भी पलट सकते हैं। अब खलीफा की रेस में कौन है? सऊदी, पाकिस्तान, ईरान। सऊदी, तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान। तो तुर्किया भी रेंज से बाहर नहीं है। ट्रंप ने तो एक तैयब अर्दोगन के मुंह पे बोल लिया, तू तो इलेक्शन रिग करके बैठा, व्हाइट हाउस में बुलाकर उसको जलील किया था। तो जब ये चीजें सामने आई तो इनको लगा नहीं यार, अगर हमने ये नॉर्मल बनने दिया तो अमेरिका की सरकारें बदलेगा, बाई फोर्स बदलेगा, और इजराइल के मुंह अगर खून लग गया तो एक भी सरकार यहां चलने नहीं देगा। तो अपनी सरकारें बचाने के लिए इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, इस प्रोसेस को खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ईरान को बचाना पड़ेगा। ईरान को बचाना चाहे हमारी मर्जी न हो, हमारी मंशा न हो, बट टू स्कटल द प्रोसेस, वी हैव टू स्कटल द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू डिफीट द कॉन्सेप्ट दैट अमेरिका एंड इजराइल पुट टुगेदर कैन चेंज द गवर्नमेंट इन मिडिल ईस्ट। ये इनका आइडिया था। ये सारे इकट्ठे हुए, ट्रंप पे प्रेशर बनाया गया, नहीं साहब, रिजीम चेंज नहीं हो। जिस रिजीम चेंज को लेके ट्रंप गनगो था, ट्रंप ने रिजीम चेंज को लेके हल्का पड़ने लगा। इजराइल वाज ऑलवेज, यार इजराइल को पता है कि रिजीम चेंज करे मेरा कुछ नहीं। पर ट्रंप के जो हौसले पस्त हो गए, ट्रंप की जो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो इजराइल को रोका गया, मोसाद के प्लान रोके गए। ऑफकोर्स मोसाद के प्लान सीक्रेट प्लान्स थे, वो रोके गए। इसके बाद रिजीम बच गई, तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं रिजीम को मजबूरी में बचाया, राइट। अब सो कॉल्ड सीज फायर, सो कॉल्ड ब्लॉकेड हटेगा, ये घटेगा। अगर मैं आपको बोलूं, पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारे एसेट्स वही रहेंगे इसी क्षेत्र में, हम उनको मूव नहीं कर, पता नहीं कब ब्लॉकेड लगाना पड़े। मार्को रूबियो को कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर आप पीट हेगसेथ की बात को सुने, और जो मैंने आपको लॉजिक दिया कि भाई आई वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ डूइंग अ ब्लॉकेड, अगर ईरान ने फिर बदमाशी की, फिलहाल मैं शिप्स को निकालूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके ईरान कह रहा मैं ओमान के साथ कोऑर्डिनेशन में इसको चलाऊंगा, ये कोई फ्री वाटर वे नहीं होगा।
कोई इंटरनेशनल वाटर नहीं है। अब ये जो प्रकरण हो रहा है ये चीजों को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। पीट हेगसेथ का कहना है कि हमारे जहाज वहां रखे, अगर ईरान ने बदमाशी की, विल बी एबल टू हैंडल इट मिलिटरीली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यानी कि अमेरिकन मिलिट्री को इस पे भरोसा नहीं है। मार्को रूबियो की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। अमेरिका का विदेश मंत्री कई बार कह चुके हैं मौलाना है, ये मुल्ले हैं, इनसे कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। अब 47 साल से वक्त जाया कर रहे हो। ईरान ने आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं माना। बरकत मियां कह रहे कि मेरा एग्रीमेंट सबसे बेहतरीन था, ऑफकोर्स वो तो कहेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इन तीनों का चीजों का समावेश देखें, आपको समझ आएगा कि ये डील के पीछे खेल क्या है। ये डील कागजी है, ये डील कुछ और है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। 60 दिन का सीज फायर विद द पैरामीटर्स टू टॉक, दैट इज व्हाट द डील इज अबाउट। सॉरी, दैट इज व्हाट द एमओयू, अनसाइंड एमओयू इज अबाउट। अभी क्या ये 19 तारीख को साइन होगा? क्या पाकिस्तान कोई बदमाशी नहीं करेगा? क्या उम्मत की नई चाल क्या होगी? तैयब अर्दोगन ने हिजबुल्लाह को तुर्किया में आमंत्रित किया है। हिजबुल्लाह इज वार्मिंग अप टू तुर्किया। इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि तैयब अर्दोगन को पता लग गया अगर मुझे मिडिल ईस्ट में प्लेयर बनना है तो हिजबुल्लाह एक बहुत पावरफुल हथियार है। ईरान वीक हो चुका, पैसे नहीं ईरान के पास। ईरान चाहता कुछ पैसे वैसे आ जाए फिर जिहाद की व्यवस्था करे। तो इतने में हिजबुल्लाह को कौन पालेगा? हिजबुल्लाह को पालने के लिए नया बाप मिल गया, तैयब अर्दोगन। मैं फिलहाल तुम्हें पालता हूँ, क्योंकि हिजबुल्लाह का लेवरेज बहुत जबरदस्त रहा है ओवर इजराइल और लेबनान। इसीलिए कहता है हिजबुल्लाह को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हिजबुल्लाह को कोई हाथ नहीं लगाएगा कारण ही है इट्स अ वेरी गुड लेवरेज टूल। अब ये लेवरेज टूल ईरान का था, तो तैयब अर्दोगन कह रहा यार हम ही आपको लेवरेज कर ले, हम भी खिलाड़ी बन जाएंगे। क्योंकि तैयब अर्दोगन अभी डायरेक्ट लड़ सकता है, ही डजंट हैव लेवरेजेस, ही डजंट हैव लिवर्स। ईरान की तरह वो भी लिवर डेवलप करना चाहता है, हिजबुल्लाह इज अ ब्रिलियंट लिवर। तो अंदर भी प्रतिस्पर्धा तो ही ना, खलीफा कौन बनेगा? बेसिकली उन्होंने ट्रंप को वहां जाके फंसाया जहां पानी नहीं मिलता था और ट्रंप फंस गया। पर ट्रंप मैं मानता हूं नाइव नहीं है, वो बेवकूफ अटपटा है, मुंह मुंह फट है, बट ही इज नॉट नाइव। अब देखते रहिएगा आने वाले टाइम में ये युद्ध कहां जाएगा। जब मिडनाइट हैमर के बाद सीज फायर हुआ था, मैंने कहा इससे बहुत बड़ा युद्ध आएगा। आपको याद, मैं आपको कह रहा हूँ जितना मिडनाइट हैमर के बाद बड़ा युद्ध आया, कहीं बड़े प्रोपोर्शन पे, उतनी ही प्रोपोर्शन का इससे बड़ा युद्ध इसके बाद आए और आने वाला है। कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये युद्ध आने वाला है। ये फिर कहानी शुरू होगी, क्योंकि ये कहानी भी खत्म नहीं हुई। यहाँ 2-3 पेज थे। कारण मैंने आपको बताया क्यों ट्रंप ने ये कॉम्प्रोमाइज किया, क्यों जाने दिया, और पैसे और सैंक्शंस हटा के ईरान इनडायरेक्टली इन शिपों को छोड़ने का एक्सटॉर्शन मनी ले रहा। जी हाँ, एक्सटॉर्शन मनी ले रहा। दिस इज व्हाट द रियल डील इज अबाउट। यू विल फिगर इट आउट वन डे। आई हैव टोल्ड यू एंड ऑल्सो।